नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है टेलर मास्टर और कहानी पढ़ रही हूँ मैं अपर्णा रमेश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस माँ ने पूरी जिंदगी सिलाई मशीन चलाकर बेटी को पढ़ाया, उसी माँ को बेटी के ससुराल में मेहमानों से छिपाया जा रहा था। आखिर क्यों? लेकिन हाउस वार्मिंग वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसी माँ को सम्मान के साथ में सब मेहमानों से मिलाया गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टेलर मास्टर। इंदौर की एक पुरानी बस्ती में एक छोटा सा घर था। ना कोई आलीशान फर्नीचर, ना चमचमाती टाइलें, लेकिन उस घर में एक ऐसी चीज थी जो कई बड़े बड़े घरों में भी नहीं होती। वो होती है संघर्ष की खुशबू। उस घर में रहती थी शारदा देवी और उनकी बेटी प्रिया। उस दिन भी रात के 11:30 बज चुके थे। पूरे मोहल्ले की लाइटें बंद हो चुकी थी, लेकिन शारदा देवी के घर में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी। खड़ 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 खड़। ये थी सिलाई मशीन की आवाज। 10 साल की प्रिया अचानक नींद से उठी और रसोई में पानी पीने आई। उसने देखा माँ अभी भी मशीन पर झुकी हुई काम में लगी है। माँ, शारदा जी मुस्कुराई। अरे, तू अभी तक जाग रही बेटी? सोई नहीं? माँ, आप भी तो अभी तक सोई नहीं। बस बेटा, ये दो यूनिफॉर्म पूरी कर लूं, फिर सोऊंगी। प्रिया ने मासूमियत से पूछा, आप रोज इतना काम क्यों करती हो माँ? शारदा जी कुछ पल चुप रही, फिर बेटी के बाल सहलाती हुए बोली, जिससे कि मेरी बेटी बड़ी होकर किसी के सामने इस तरह से मजबूर ना हो जैसे मैं हूं। अच्छा माँ, मजबूर क्या होता है? बेटी, तू अभी छोटी है। इस शब्द को समझने के लिए तुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा माँ, मैं बड़ी होकर आपको मजबूर नहीं रहने दूंगी। मैं तो आपको बहुत सारा आराम दूंगी। बेटी की बात सुनकर शारदा देवी हंस पड़ी। मुझे आराम नहीं चाहिए बेटी, मुझे अपने आराम की फिक्र नहीं है। मैं तो बस तुझे सफल देखना चाहती हूँ। कामयाबी कामयाबी तेरे पांव चूमे। उस रात प्रिया तो सो गई, लेकिन शारदा जी की मशीन सुबह 3 बजे तक चलती रही। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। प्रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल में अव्वल आती। उसे अपनी माँ के संघर्ष मेहनत की बड़ी कदर थी। वह अब कॉलेज पहुंची, फिर इंजीनियर बनी और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी से भी लग गई। जिस दिन उसे पहला वेतन मिला, वह लिफाफा लेकर घर पहुंची। देखा तो शारदा जी अभी मशीन पर बैठी काम में लगी है। प्रिया ने चुपचाप मशीन का स्विच बंद कर दिया। शारदा जी चौंक पड़ी। अरे क्या हुआ, मेरा काम तो हो जाने दे। प्रिया ने एक लिफाफा उनके हाथ में रख दिया, उनके मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए। अरे अरे, ये क्या है बेटी? शारदा जी ने कहा। ये है आपके रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट। अरे, शारदा जी हंस पड़ी। क्या कह रही है तू पगली? लेकिन जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उनकी डबडबाई आंखें गालों पर आंसू बहाने लगी। प्रिया ने कहा, अब आपकी बेटी कमाती है माँ, अब मशीन नहीं चलेगी आपकी। शारदा जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। मशीन बंद हो सकती है बेटी, लेकिन माँ का काम नहीं। प्रिया माँ के गले लगकर रो पड़ी। नहीं माँ, अब इतनी मेहनत बंद। अब तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहो करो। जितना सिलना चाहो, जितना एम्ब्रॉयडरी करना चाहो करो, लेकिन किसी के गुलामी करने के लिए नहीं माँ। तुम्हें कमाने की अब जरूरत नहीं है। शारदा जी बेटी का सिर प्यार से सहलाती रही। कुछ साल और बीत गए। अब प्रिया की शादी रोहित से हो गई। रोहित बड़ा अच्छा इंसान था, हंसमुख, समझदार, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी पत्नी पर गर्व था। वह अपनी पत्नी का सम्मान करता था। लेकिन प्रिया के घर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो लोगों को उनके संस्कारों से या उनके शिक्षा से नहीं, बल्कि उनके बैंक बैलेंस से पहचानता था। और वो थी सविता जी, प्रिया की सास।
शादी के बाद जब भी शारदा जी उनसे मिलने के लिए आती तो सविता जी बस औपचारिक मुस्कान दे देती, लेकिन प्रिया उनकी आंखें पढ़ना जानती थी। समझती थी कि वे उसकी माँ को कुछ नहीं समझती। एक दिन चाय पीते समय सविता जी अपनी सहेली से फोन पर कह रही थी, क्या बताऊं यार, बहू तो बहुत अच्छी मिली हमें, बस उसका परिवार थोड़ा साधारण है। साधारण क्या, एकदम ही निम्न वर्गीय है। प्रिया वहीं किचन में खड़ी थी। सास की बात सुनकर उसके दिल को गहरी चोट लगी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। वह तो जानती थी कि माँ को ऐसे शब्दों की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्हें दर्द नहीं होता था इन सब बातों से। 2 साल बाद की बात है। रोहित और प्रिया ने अपना नया घर खरीदा। सारा परिवार, शारदा जी भी खुशी से झूम उठी अपनी बेटी और दामाद के उत्कर्ष पर। सविता जी तो हर मिलने वाले से कह रही थी, हम अगले महीने हाउस वार्मिंग रख रहे हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, आपको भी जरूर आना है। तैयारियां शुरू थी। इंटीरियर चल रहा था, फर्नीचर बन रहा था, सब कुछ शानदार था। अब हाउस वार्मिंग के लिए कुछ ही दिन बचे थे कि एक दिन डेकोरेटर का फोन आया। मैडम जी। हाँ हेलो, बोलो जी। जो पर्दे आपने ऑर्डर किए थे ना, वो आपके दिए डेट पर तो नहीं मिल पाएंगे। सविता जी परेशान हो गई। क्या मतलब? जी, हमारे कुछ कारीगर छुट्टी पर चले गए अचानक से, तो पर्दे आपके दिए हुए समय पे आपको हम नहीं दे पाएंगे, 2 हफ्ते बाद ही मिल पाएंगे। इतनी देरी? इसका मतलब कम से कम 3 हफ्ते। डेकोरेटर ने फोन रख दिया। फोन करते ही सविता जी परेशानी भरे आवाज में बोली, अब क्या होगा? रोहित ने माँ की बात सुनी। बोला, कोई दूसरे को ऑर्डर दे देते हैं। अरे बेटा, इस डेकोरेटर ने सबसे कम समय में करके देने का कहा था काम, तब तो इसको दिया था काम। इतने कम समय में और कोई क्या काम करके देगा हमें? माँ बेटे की बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा पड़ी। रोहित सुनो, मुझे मालूम है एक इंसान है जो इस काम को कर देगा। अच्छा, तो उसी को दे दो काम। कौन है वो? कोई पराया नहीं है, मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? सविता जी ने हिकारत भरे शब्द बोले। वो क्या करके देंगी? फिर 2 मिनट के लिए चुप हो गई। इतने सारे पर्दे सिदेंगी वे? हाँ प्रिया, रोहित ने समझाना चाहा, ये काम छोटा नहीं है, माँ को तकलीफ होगी। लेकिन प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा, वो कर देंगी। आपने माँ का काम देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। 2 दिन के बाद शारदा जी प्रिया के घर आई। उन्होंने पूरा घर देखा, एक एक खिड़की का नाप ले लिया, दरवाजे का नाप ले लिया। रोहित उनके साथ साथ चल रहा था। उसने आशंका जताई, माँ, इतना बड़ा काम है, हो जाएगा आपसे? शारदा जी मुस्कुराई। बेटा, जब मेरी बेटी की फीस भरनी होती थी ना, तब तो मैंने इससे बड़े बड़े काम भी कर लिए थे। उनकी बात सुनकर रोहित चुप हो गया। उसे पहली बार ऐसा लगा कि इस मुस्कुराती हुई महिला ने वाकई कितना संघर्ष किया होगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। उस शाम सब लोग चाय पी रहे थे। तभी शारदा जी अपनी डायरी लेकर बैठी थी। उन्होंने हिसाब लगाया, कितना कपड़ा लगेगा, कहाँ कौन सा डिजाइन होगा, कौन सा रंग किस कमरे में अच्छा लगेगा। रोहित ने जब उन्हें ये सब बातें करते हुए और नोट करते हुए देखा तो हैरान हो गया। माँ, आप तो प्रोफेशनल डिजाइनर निकली। शारदा जी हंस पड़ी। ये सब तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन एक बात है, गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को। सविता जी हाथ में कप लिए उनकी तरफ देख रही थी। उन्हें विश्वास था कि ये औरत समय पे कर नहीं पाएगी पूरा काम। लेकिन शारदा जी की बातें सुन सुनकर उन्हें लग रहा था कि एक साधारण सिलाई करने वाली महिला इतनी समझदारी से सारी नाप जोख और हिसाब कैसे कर पा रही है। लगा कि कुछ तो है इस महिला में, लेकिन उनका अहंकार अभी भी सच स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसी रात सब लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे। शारदा जी रसोई में रोटियां सेक रही थी। प्रिया ने कहा, माँ, आप भी चल के बैठ जाइए ना, 2-3 रोटियां मैं सेक देती हूँ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी गरम खा लेना। पहले तुम लोग खा लो बेटा। तभी सविता जी बोली,
हाँ बेटी प्रिया, समदन जी ठीक कह रही है। पहले हम लोग खा लेते हैं, बाद में वे आराम से खा लेंगी। तुम उनके लिए 2 रोटियां सेक देना। प्रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने एकदम चौंक कर माँ की तरफ देखा। फिर अपनी माँ का हाथ पकड़ के टेबल के पास ले आई। एक प्लेट उठाकर माँ के सामने रख दी। माँ, आप मेरे साथ ही यहाँ खाएंगी, इसी टेबल पे। प्रिया की बात सुनकर सविता जी का चेहरा बदल गया। अरे, मैं तो बस यूं ही सबकी सहूलियत के लिए कह रही थी। प्रिया मुस्कुरा पड़ी, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। माँ जी, माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उसे अब इंतजार करने के लिए थोड़ी रोकूंगी। मेरे साथ ही बैठकर खाएंगी वे खाना। उसकी बात सुनकर टेबल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके ससुर जी कुछ भी न बोले। शारदा जी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे पगली, तू भी, मैं बाद में खा सकती हूँ बेटी, पहले गरम गरम सबको दे तो दूं। प्रिया ने माँ का हाथ पकड़ लिया। लेकिन माँ, मैं आपके बिना खाऊंगी नहीं। अगले 5 दिन शारदा जी सुबह से रात तक पर्दे सिलती रही, और जब आखिरी पर्दा दरवाजे पर लग गया तो पूरा घर जैसे बदल ही गया। उसी समय डेकोरेटर, उसने जो एडवांस लिया था वो वापस करने के लिए आया हुआ था। उसने देखा तो दंग रह गया। मैडम, ये काम तो किसी बड़े स्टूडियो जैसा है। लेकिन सविता जी ने बस इतना कहा, ठीक ही बना है। प्रिया ने माँ की तरफ देखा। माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन बेटी समझ गई कि उस मुस्कान के पीछे कितनी अनछिपी वेदना छिपी है, अपमान छिपा है। और फिर आ गया वह दिन जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था। आज हाउस वार्मिंग यानी कि गृह प्रवेश वाला दिन था। सुबह से मेहमान आ रहे थे। घर रोशनी से चमक रहा था। तभी सविता जी शारदा जी के कमरे में आई। फिर धीरे से बोली, समधन जी, एक बात कहनी थी आपसे। जी बोलिए ना। आज हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप उनके बीच में असहज महसूस करेंगी, इसलिए आप यहीं अपने रूम में, इसी रूम में बैठकर आराम कर लीजिए। भीड़ भाड़ में यूं भी आपको परेशानी होगी। आपको इतने लोगों के बीच में रहने की आदत जो नहीं है। शारदा जी मन ही मन सब समझ गई। उनकी समधन उनके लिए चिंतित नहीं थी, बल्कि उन्हें मेहमानों से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। शारदा जी ने बस इतना ही कहा, ठीक है समधन जी, आप जैसा ठीक समझे। सविता जी बाहर चली गई, अपने पीछे दरवाजा खींच लिया। बाहर मेहमानों की आवाजें आ रही थी, और अंदर एक माँ मौन बैठी हुई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उन्हीं के हाथों से सिले हुए पर्दे पूरे घर की सोच बदलने वाले थे। ड्राइंग रूम में मेहमान लगातार आ रहे थे। कोई झूमर की तारीफ कर रहा था, कोई फर्नीचर की। लेकिन धीरे धीरे एक चीज की तरफ सबका ध्यान जाने लगा। वो था घर के पर्दे। एक महिला खिड़की के पास खड़ी होकर बोली, सविता जी, ये पर्दे कहाँ से बनवाए हैं। दूसरी महिला भी पास आ गई। सच में डिजाइन तो बहुत यूनिक है। सविता जी मुस्कुराई। अरे मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, हाँ, थोड़ा स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाए हैं। तभी मिस्टर मेहरा बोले, मैंने तो बहुत घर देखे हैं सविता जी, लेकिन इतना सुंदर हैंडवर्क कम देखने को मिलता है। इधर शारदा जी कमरे में खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। सविता जी ने बात बदल दी, आइए आइए आप लोग, पहले कुछ खा तो लीजिए। लेकिन पर्दों की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उधर प्रिया ने सब कुछ देखा। उसे पता था हर तारीफ दरअसल उसकी माँ के हाथों की तारीफ है। लेकिन अभी तक किसी को ये सच पता नहीं था। कुछ देर बाद एक नई गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। रोहित दौड़ते हुए बाहर चला गया। सर आइए आइए सर। प्रिया ने देखा, एक जाने माने इंटीरियर डिजाइनर सुरेश मेहरा अंदर आ रहे थे। वह रोहित के ऑफिस के क्लाइंट थे। सविता जी भी तुरंत उनके स्वागत में लग गई। हंसते हुए बोली, नमस्ते जी, आपके आने से तो घर की शोभा बढ़ गई। सुरेश मेहरा मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथों का बूके सविता जी के हाथों में थमाया, और वे घर का मुआयना करने लगे। जैसे ही उनकी नजर पर्दों पर पड़ी तो वे कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गए। फिर एक खिड़की के पास गए, कपड़े को हाथ लगाया, सिलाई को भी गौर से देखा। फिर दूसरी खिड़की की तरफ, फिर तीसरी, फिर दरवाजे।
उन्हें ऐसा करते हुए कमरे में उपस्थित सभी मेहमान देख रहे थे। आखिर मेहरा जी ने पूछा, सविता जी, ये पर्दे किसने बनाए हैं? सविता जी ने सहजता से कहा, जी हमारा एक टेलर है, उन्होंने बनाए हैं। मेहरा जी तुरंत बोले, ये कोई साधारण टेलर तो मुझे लगता नहीं। पूरा कमरा उनकी आवाज़ सुनकर शांत हो गया। वे आगे बोले, जिसने भी ये काम किया है उसे डिज़ाइन की बहुत गहरी समझ है। उन्होंने एक कोने की तरफ इशारा किया। फिर रोहित से बोले, देखिए रोहित जी, इस कमरे की दीवारों के रंग के हिसाब से कपड़ा चुना गया है। फिर दूसरे पर्दे की तरफ देखकर बोले, और ये फोल्डिंग पैटर्न बहुत सोच समझकर बनाया गया है। मेहरा जी की बात सुनकर सभी लोग उनसे बड़े इम्प्रेस्ड हो रहे थे। मिस्टर गुप्ता ने पूछा, तो रोहित, क्या ये किसी बड़ी कंपनी से बनवाए तुमने पर्दे? मेहरा जी हंस पड़े। अरे अगर किसी बड़ी कंपनी ने बनाया होता तो उसका नाम मैं जरूर जानता, उनका लोगो भी लगा होता यहाँ पे। लेकिन बात है कि जिसने भी ये पर्दे बनाए हैं वो ये बहुत प्रतिभाशाली टेलर हैं। उनकी बात सुनकर प्रिया की आंखें गर्व से चमक उठी। लेकिन सविता जी अब थोड़ी असहज होने लगी थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अब सवाल आगे बढ़ेंगे और उनके जवाब भी देने होंगे। और वही हुआ। मिसेज झा बोली, सविता जी, हम भी जानना चाहते हैं, क्या वे आज यहाँ पर उपस्थित हैं? सविता जी कुछ बोल नहीं पाई। उससे पहले ही रोहित ने कहा, जी जरूर, वे यही हैं जिन्होंने ये पर्दे सिले हैं। और ये पर्दे मेरी सासू माँ ने बनाए हैं। कुछ पल के लिए तो पूरा कमरे में सन्नाटा फैल गया। आपकी सासू माँ? जी, प्रिया की माँ। अब सबकी नजरें प्रिया की तरफ थी और प्रिया सीधे अपने माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने कमरे का दरवाजा ठेल दिया। देखा, शारदा देवी खिड़की के पास खड़ी चुपचाप शून्य में देखे जा रही थी। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं माँ, इस बार प्रिया की आवाज कहते कहते भर्रा गई थी। अब आपको अपने आप को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शारदा जी आश्चर्य से उसकी आंखों में देखती रह गई और फिर धीरे धीरे प्रिया उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आई। जैसे ही वे दरवाजे में पहुंची, सबकी नजरें उनकी ओर उठ गई। सुरेश मेहरा तुरंत उनके पास आए। नमस्ते माताजी, और झुककर उनके पैर छू लिए। अब सविता जी के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि जिन लोगों के सामने वो समधन को आने से मना कराई थी, उन्हीं लोगों में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके चरण छू रहा था। सुरेश जी बोले, माता जी, क्या ये पर्दे आपने सिले हैं? शारदा जी झिझक गई। जी, मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती रही हूँ। थोड़ा बहुत? मेहरा जी हंस पड़े। आपको पता भी है आपके काम में कितनी खूबसूरती है? अरे काहे की खूबसूरती बेटा, मैं तो बस काम चलाऊ काम कर लेती हूँ। सिलाई करते मुझे बरसों बीत गए हैं। तभी मिसेस पाठक बोली, माताजी, आपने कहाँ से सीखा ये सब? शारदा जी मुस्कुराई। सीखा नहीं, जिंदगी ने सिखा दिया। उनकी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। लेकिन असली क्षण तो अभी बाकी था। प्रिया आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ में माइक लिया और बोली, सुनिए उपस्थित मान्यगण, मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सभी लोग आश्चर्य से और उत्सुकता से प्रिया को देखने लगे। प्रिया की आंखों से धीरे धीरे आंसू बरस रहे थे। आप लोग इन पर्दों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उन हाथों की कहानी बताना चाहती हूँ जिन्होंने इन्हें बनाया है। फिर उसने माँ की तरफ देखा। जब मैं 10 साल की थी, तब रात के 2-2 बजे तक मेरे घर में मशीन चलती थी। जब मेरी कॉलेज की फीस भरनी होती थी, जब मेरे पास किताबें नहीं होती थी, तो माँ रात भर जाग कर एक्स्ट्रा काम किया करती थी। हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें भी पनिया गई थी। प्रिया ने आगे कहा, आज सब लोग मुझे सफल कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेरी सफलता सफलता होती ही नहीं। अगर मेरी माँ ने इतनी मेहनत न की होती, तो आज की सफलता मेरी माँ की सफलता है। फिर उसने अपनी सास की तरफ देखा, सविता जी की तरफ। अपनी आवाज को विनम्र बनाए रखे उसने कहा, हम लोग अक्सर लोगों की कीमत उनके कपड़ों
उनके घर और उनके बैंक बैलेंस से लगाते हैं, लेकिन असली हैसियत इंसान के चरित्र और संघर्ष की होती है। प्रिया ने देखा कि सविता जी की नजरें झुक गई हैं। सविता जी को पहली बार एहसास हो रहा था कि उन्होंने वाकई शारदा जी के साथ में नाइंसाफी की है। प्रिया की बात जब पूरी हुई तो सविता जी धीरे धीरे आगे बढ़ी। पूरा हाल देख रहा था कि सविता जी शायद प्रिया को गले लगाने बढ़ रही है, लेकिन सविता जी तो शारदा देवी के पास आकर रुक गई और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। समधन जी, कहते हुए उनकी आवाज कांप रही थी, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? उनकी बात सुनकर शारदा जी भी स्तब्ध रह गई। सविता जी ही आगे बोली, मैंने आपको समझने में देर कर दी शारदा जी। मैं तो लोगों को उनके कपड़ों से ही पहचानती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया है कि बैंक बैलेंस किसी आदमी को अमीर बनाने के लिए काफी नहीं होता, बल्कि अमीर असली में तो वही आदमी कहलाता है जिसने अपने दम पर किसी दूसरे की जिंदगी भी बना दी हो। सविता जी की बातें सुनकर शारदा जी सकपका गई। उन्होंने सकुचाते हुए सविता जी के हाथ पकड़ लिए। अरे अरे समदन जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे आगे आप हाथ न जोड़िए। हमारा तो बराबरी का रिश्ता है, बल्कि आप कहाँ और मैं कहाँ। अब सविता जी ने उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले लगा लिया। शारदा जी, आप कहाँ मैं कहाँ नहीं, हम बराबर हैं, बिल्कुल बराबर। बल्कि कुछ अंश में तो आप मुझसे भी ऊंचे जगह पर खड़ी हैं। कहते कहते सविता जी की आवाज भर्रा गई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भावातिरेक में हॉल में उपस्थित मेहमानों ने तालियों से हॉल को गुंजा दिया। रोहित की आंखें भी डबडबाई थी। प्रिया के ससुर जी आज पहली बार अपनी पत्नी की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराए, और प्रिया, वो अपनी माँ को देख रही थी। उसे लगा आज पहली बार माँ को वह सम्मान मिला है जिसकी वह वर्षों से हकदार थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी टेलर मास्टर। कई बार हम लोग इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगा लेते हैं, लेकिन किसी के हाथों की मेहनत, उसके संघर्ष और उसके त्याग की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। याद रहे, जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए सपने सिले हों, उसके हाथ कभी साधारण हो ही नहीं सकते। इस विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।